नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। देश विदेश से जुड़ी खबरों के इस कार्यक्रम में आज हम सबसे पहले जानेंगे मुस्लिम वोट बैंक पर क्या बोले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, उनके बयान से फिर क्यों मचा विवाद। उसके बाद हम जानेंगे कि व्यापार वार्ताओं के बीच पीएम मोदी और ट्रंप की बातचीत के क्या है मायने। उसके बाद हम जानेंगे कि एनएचआरसी ने योगी सरकार पर क्यों लगाया 10 लाख का जुर्माना। उसके बाद हम जानेंगे कि वायु प्रदूषण पर संसद में क्या बोले राहुल गांधी। वहीं सरकार ने वायु प्रदूषण पर आई किस इंटरनेशनल रिपोर्ट को बताया झूठ। अब वक्त इन खबरों को परखने का, तो सबसे पहले बात करते हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बिहार चुनाव के नतीजों और मुस्लिम समुदाय के वोटिंग पैटर्न को लेकर एक चौंकाने वाला बयान दिया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने फिर वही किया, मंच पर आए, माइक मिला और सीधे देश के एक पूरे समुदाय पर उंगली उठानी शुरू कर दी। बिहार चुनाव परिणामों पर सवाल आया तो बात शुरू हुई 10,000 रुपए की स्कीम से और खत्म हुई मुस्लिम वोटरों को ताना मारते हुए। शर्मा ने कहा कि अगर वोट पैसे से मिलते तो मुस्लिम हमें भी वोट देते। अब जरा सोचिए, एक सीएम खुलकर ये कह रहा है कि चाहे वो 1 लाख रुपए भी दे दे लेकिन मुस्लिम वोट उन्हें नहीं मिलेगा। यानी सत्ता में बैठे व्यक्ति को लगता है कि एक समुदाय वोट नहीं देता तो वो विचारधारा की समस्या है, सरकार की नहीं। फिर एक कहानी सुनाई कि किसी मियां मुसलमान ने कहा कि किडनी दे दूंगा, वोट नहीं दूंगा। आश्चर्य की बात है कि देश में बेरोजगारी, महंगाई, बुजुर्गों की पेंशन, अस्पतालों के हालात, शिक्षा, कुछ नहीं दिखा। बस हेमंत बिस्व शर्मा को दिखा तो मुस्लिम वोट बैंक। और सबसे दिलचस्प बात है, शर्मा कहते हैं कि वोट योजनाओं की वजह से नहीं, विचारधारा की वजह से मिलता है। तो फिर सवाल यह है कि अगर विचारधारा ही सब कुछ है तो चुनाव से 40 दिन पहले योजनाओं की बारिश किस लिए की जाती है? अचानक स्कीमें सरकारों को या पार्टियों को क्यों याद आने लगती हैं? और फिर वहीं राहुल गांधी पर भी हेमंत बिस्व शर्मा तंज कसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि असम चुनाव में राहुल गांधी 2-4 महीने आ जाएं तो कांग्रेस को वोट देने वाले भी नहीं देंगे। वो हमारे स्टार प्रचारक हैं। यही हेमंत बिस्व शर्मा है जो कभी कांग्रेस के नेता थे, सोनिया गांधी से मुलाकात का इंतजार करते थे, तभी उनकी विचारधारा ठीक थी क्या? आज बीजेपी में है तो पूरी विचारधारा बदल गई और अब वो उसी कांग्रेस के नेताओं को स्टार प्रचारक बताकर चिढ़ा रहे हैं। असल में जिन राज्यों में बेरोजगारी और महंगाई से जनता परेशान है, शर्मा वहां विचारधारा का नया सर्कस खड़ा कर रहे हैं। बिहार में हार जाए तो मुस्लिम वोटिंग पैटर्न का दोष है, जीत मिल जाए तो स्कीम नहीं विचारधारा की जीत होती है। और राहुल गांधी तो मजाक का उनके लिए मानो विषय है। मतलब सत्ता की भाषा बस वही है जो इस्तेमाल की जा सके, मतलब सत्ता की भाषा बस वही है जो उपयोगी हो उसे महिमा, जो असहज हो उसे मजाक। लेकिन असली सवाल यह है कि एक मुख्यमंत्री बार बार एक ही समुदाय के खिलाफ बयान क्यों देता है? क्या हर चुनाव में पोलराइजेशन ही उनका मुख्य हथियार है? क्या असम में सड़कें, अस्पताल, स्कूल इतने परफेक्ट हो गए हैं कि अब सिर्फ मुस्लिम वोटरों को ही सुधारने का काम बचा है? देखिए, राजनीति का एक पुराना नियम है, जब सरकार के पास काम दिखाने को कम होता है तो वो विचारधारा और वोट बैंक पर भाषण ज्यादा देती है। और हेमंत बिस्व शर्मा इसी राजनीति के पोस्टर बॉय बन चुके हैं। हर 2 दिन में उनका कोई ना कोई बयान वायरल हो जाता है, कभी मुस्लिम महिलाओं पर, कभी मदरसों पर, कभी मियां समुदाय पर। लेकिन जब बिहार में 10,000 रुपए की स्कीम की चर्चा होती है तो बात जो है वो घूमकर वहीं आ जाती है मुस्लिम वोटों पर। बात साफ है कि हेमंत बिस्व शर्मा का भाषण राजनीति का एक पैटर्न है और इस पैटर्न का लक्ष्य है ध्यान भटकाना, समाज को बांटना और हर मुद्दे का राजनीतिकरण कर फायदा लेना। चाहे विषय आर्थिक हो, चुनावी हो, प्रशासनिक हो, उनका एक ही रास्ता है, मुस्लिम समुदाय पर टिप्पणी करो, ठहाके मिलेंगी, तालियां बजेंगी, हेडलाइन बन जाएगी। देश की राजनीति का यही नया फॉर्मूला बन गया है। अब बात करते हैं पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की हुई बातचीत के बारे में। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता का तापमान इस हफ्ते अचानक इतना बढ़ गया कि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप को फोन पर बात करनी पड़ी, एकदम उसी समय जब दिल्ली में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भारत के अधिकारियों के साथ बैठा था। सवाल यही है कि ये बातचीत अचानक क्यों हुई? क्या ये एक सामान्य डिप्लोमेटिक कॉल थी या फिर ट्रंप की बढ़ती धमकियों, टैरिफ की तलवार और कृषि उत्पादों पर अमेरिका के दबाव को शांत करने की कोशिश?
ट्रंप प्रशासन लगातार भारत पर डंपिंग, मार्केट बैरियर और 50% तक के भारी टैरिफ जैसे आरोप लगा रहा है। अभी 2 दिन पहले ही व्हाइट हाउस में अमेरिकी किसान प्रतिनिधियों के सामने ट्रंप ने भारत पर चावल का बाजार बिगाड़ने का आरोप लगाया और साफ कह दिया कि उन्हें भारी टैरिफ देना चाहिए। ऐसे माहौल में मोदी ट्रंप की ये कॉल सिर्फ फ्रेंडशिप वाली बातचीत तो मालूम नजर नहीं आती, बल्कि एक SOS कॉल जैसी लगती है ताकि भारत पर नए टैरिफ ना गिरे। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, गर्मजोशी भरी और सार्थक बातचीत हुई। लेकिन सवाल यह है कि जब अमेरिका खुले मंच पर धमकी दे रहा है, तब ये बातचीत गर्मजोशी की थी या आर्थिक दबाव में की गई मजबूरी। ट्रंप के अधिकारी रिक स्विजर और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में बैठकर भारत पर लगातार एक ही बात दोहरा रहे हैं, कृषि, मांस, डेयरी। भारत बहुत मुश्किल देश है, यानी अमेरिका चाहता है कि भारत अपने दरवाजे अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए खोल दे। बदले में भारत अपनी फसलों, स्टील, टेक्सटाइल पर राहत चाहता है। लेकिन ट्रंप प्रशासन हमेशा की तरह अमेरिका फर्स्ट मोड में है और ये वार्ता भारत के हितों से ज्यादा अमेरिका की मांगों पर झुकी हुई नजर आ रही है। ये वजह है कि ये फोन कॉल अचानक उस समय हुआ जब दोनों देश 2026 से पहले FTA के पहले चरण पर हस्ताक्षर करना चाहते हैं। ये कॉल संकेत देती है कि भारत पर दबाव बढ़ रहा है और मोदी सरकार को अमेरिका के टैरिफ हथौड़े को शांत रखने के लिए हाई लेवल डिप्लोमेसी करनी पड़ेगी। और इसी बीच एक और दिलचस्प टाइमिंग ये बातचीत रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के 7 दिन बाद हुई। पुतिन ने भारत पर व्यापार, ऊर्जा, रक्षा, तेल, गैस हर क्षेत्र में गहरे सहयोग की घोषणा की। पश्चिम को यह अच्छा नहीं लगा। विश्लेषकों का सीधा मानना है कि अमेरिका को डर है कि भारत कहीं बहुत ज्यादा रूस की तरफ ना झुक जाए। यही वजह है कि ट्रंप प्रशासन एक तरफ टैरिफ बढ़ाकर दबाव डालता है और दूसरी तरफ बातचीत पर रिलेशनशिप मैनेज करता है। डिप्लोमेसी का ये खेल नया नहीं है, लेकिन इस बार दांव बड़ा है क्योंकि 2024 में भारत अमेरिका व्यापार $190 अरब के पार जा चुका है और अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। वहीं भारत अमेरिका को साफ संदेश भी देना चाहता है कि वो सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि भविष्य की टेक्नोलॉजी, रक्षा, ऊर्जा और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का महत्वपूर्ण स्तंभ है। और अमेरिका चाहता है कि भारत चीन के विकल्प के रूप में उसके साथ खड़ा हो। लेकिन समस्या ये है कि व्यापार वार्ता में अमेरिका अपनी शर्तें थोपने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो कृषि उत्पाद हो, मेडिकल डिवाइस हो या टैरिफ हो। भारत बार बार कह रहा है कि हम तैयार हैं, लेकिन बराबरी के आधार पर। अब बात करते हैं योगी सरकार को जो मुआवजा देना है उसके बारे में। मार्च 2021 में पुलिस हिरासत में मारे गए 36 साल के व्यक्ति के परिजनों को 10 लाख रुपए का भुगतान करने के लिए NHRC की तरफ से कहा गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में जियाउद्दीन की मौत को लेकर आखिरकार वो बात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जोर से बोल दी है, जिसे पिछले 4 साल से राज्य की पुलिस और सिस्टम छुपाने में लगी थी। NHRC ने साफ कहा है कि सरकार 10 लाख रुपए मुआवजा दे और 4 हफ्ते में भुगतान का सबूत भी भेजे। यानी आयोग ने उसी पुलिस और उसी सिस्टम की पोल खोल दी जो 2021 से यही साबित करने में जुटा था कि जियाउद्दीन की मौत हिरासत में नहीं हुई, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट खुद चीख चीख कर कह रही है कि उसके शरीर पर 8 चोटों के निशान थे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, कहानी असल में यही शुरू होती है। NHRC ने अपने आदेश में सीधा लिखा, पुलिस ने जानबूझकर सच छुपाया, तथ्यों को दबाया और अपनी गलती छिपाने की हर कोशिश की। क्या ये एक लाइन किसी भी लोकतांत्रिक देश में किसी पुलिस विभाग को शर्मिंदा करने के लिए काफी नहीं होनी चाहिए? लेकिन यूपी पुलिस के लिए शायद रूटीन है, क्योंकि ये वही सिस्टम है जो हर मौत पर एक ही किताब खोल देता है। बीमारी थी, रास्ते में तबीयत बिगड़ गई, अचानक बढ़ गया और इस मामले में यही हुआ। जियाउद्दीन के भाई ने बताया कि 25 मार्च 2021 को स्वैट टीम उसे उठा कर ले गई। कोई मेडिकल चेकअप नहीं हुआ, कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। परिवार को बस इतना कहा गया कि मर गया। पुलिस का बयान, उसे पूछताछ के लिए लाया गया, रास्ते में तबीयत खराब हो गई। यानी वही पुरानी कहानी, वही पुराना झूठ। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस की कहानी को ऐसे तोड़ा जैसे कांच टूटता है। 8 जगह चोटें, फेफड़ों में चोट, मौत का कारण हाइपोक्सिया यानी शरीर में ऑक्सीजन रुक जाना। ये कोई बीमार आदमी की मौत नहीं होती, ये मार मार कर ली गई सांस है। NHRC ने कहा कि ये साफ है कि वो पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम के लिए लाया गया था। चोटों का कोई स्पष्टीकरण नहीं है, पुलिस की कहानी भरोसे लायक नहीं है, मतलब सीधा हिरासत में मौत हुई है। अब जरा सोचिए, एक तरफ आयोग कह रहा है हिरासत में मौत हुई, दूसरी तरफ यही पुलिस 2022 में फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर देती है कि कोई यातना नहीं हुई, कोई हत्या नहीं हुई और वो हमारी हिरासत में ही नहीं था। तो फिर सवाल है कि पोस्टमार्टम के लिए उसे पुलिस ने
क्यों लाया? पुलिस ने एफआईआर में खुद ही एसआई देवेंद्र पाल और कांस्टेबल के खिलाफ धारा 302 क्यों लगाई? अगर मौत पुलिस कस्टडी में नहीं हुई तो एफआईआर किस मजाक में लिखी गई थी? ये तमाम सवाल इस वक्त इस पूरी घटना पर उठ रहे हैं। अब वही बात करते हैं देश में बढ़ते प्रदूषण पर। भारत आज एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां हवा में जहर घुल चुका है, लेकिन सरकार अभी आंखों पर पर्दा डालकर बैठी है। AQI 400 से 600 पार करता है, बच्चे मास्क पहनकर स्कूल जा रहे हैं, अस्पतालों में सांस के मरीजों की लाइनें बढ़ रही हैं, लेकिन संसद में सरकार कहती है वायु प्रदूषण से कोई मौत नहीं होती। WHO की गाइडलाइन सिर्फ सलाह है, बाहरी रैंकिंग ऑफिशियल नहीं होती। देश दम घुटने से जूझ रहा है और सरकार टेक्स्ट बुक खोलकर परिभाषाएं पढ़ रही है। हवा अगर जहर बन गई है तो रामदेव जैसे लोग हल ये बता रहे हैं कि पर्दे लगा लीजिए अपने घर के, योग कर लीजिए, मास्क पहन लीजिए, एयर प्योरीफायर जैसी चीजें जो है वो अमीरों का चोचला है। पर सवाल यह है कि इस जहरीली हवा को पैदा किसने किया? किसकी नीतियों ने, किसके ढीले नियमों और किसकी उदासीनता ने हवा को इतना खराब कर डाला? उसका कोई जवाब नहीं है। संसद में राहुल गांधी ने साफ कहा कि प्रदूषण सिर्फ दिल्ली का नहीं, पूरे देश के स्वास्थ्य और बच्चों के भविष्य का संकट है। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों को मिलकर अगले 5-10 साल की राष्ट्रीय रणनीति बनानी चाहिए। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। दिल्ली का और मेजर सिटीज की पोल्यूशन की बात की मैंने, और ये एक ऐसा इशू है जिसमें सारी पार्टियां अग्री कर सकती हैं कि हमारा जो फ्यूचर है, बच्चे हैं, उनका नुकसान हो रहा है, लोगों को कैंसर हो रहा है, बीमारियां हो रही हैं, सांस नहीं ली जा रही है, खांसी हो रही है। तो मैंने सजेस्ट किया पार्लियामेंट में कि हमें डिस्कशन करना चाहिए पोल्यूशन इशू पर, और दूसरे तरीके से डिस्कशन करना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, ब्लेम गेम चलता है, वो कहते हैं कि देखिए आपने ये नहीं किया, हम कहते हैं आपने वो नहीं किया। तो इस इशू पे यूनानिमस होना चाहिए कि देखिए हम फ्यूचर की बात करेंगे और इसको, समस्या को हल कैसे किया जाए उस पर डिस्कशन करेंगे, और जो एक्सपर्ट्स हैं उनका भी इनपुट लेंगे और देश को दिखाएंगे कि जॉइंटली हम एक पोल्यूशन पर काम कर सकते हैं। तो ये आइडिया था। आपको भरोसा था कि जैसे वंदे मातरम और सदन में SIR चर्चा होगी इस विषय वैसे पर? ही इस पे भी सरकार नहीं, वंदे मातरम और SIR पे तो एक्रिमोनियस चर्चा हुई, और मुझे तो काफी अच्छा लगा क्योंकि दोनों डिबेट्स में हमने मतलब धजियां उड़ा दी उनकी। आपने अमित शाह को देखा होगा, डिस्टर्ब, गाली तक दे दी सदन में, तो मेंटली डिस्टर्ब थे, प्रेशर में थे, और उसका रीजन है क्योंकि वो वोट चोरी में मतलब पूरा का पूरा ढांचा इन्वॉल्व है, वो तो पूरा देश जानता है। तो डिबेट पोल्यूशन पे वैसा एक्रोमोनियस डिबेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रकार से नेशनल इमरजेंसी है जो हमारे बड़े सिटीज हैं। तो प्रोडक्टिव डिबेट होना चाहिए। देखिए, देश भर में रिपोर्ट कह रही है कि भारत में प्रदूषण से हर साल 15 लाख अतिरिक्त मौतें होती हैं, क्रॉनिक बीमारियां बढ़ जाती हैं, बच्चों के फेफड़े कमजोर हो रहे हैं, लेकिन सरकार इन सबको एक ही लाइन में खारिज कर दे रही है कि सीधा डेटा नहीं है। इन सबके ऊपर प्रदूषण के विरुद्ध आवाज उठाने वालों को सरकार अर्बन नक्सल, माओवादी कहकर बेचैन कर रही है। मतलब यह है कि यदि आप साफ हवा भी मांगते हैं तो आप सरकार की नजर में संदिग्ध हैं। अब ये बताइए, जब AQI 600 होता है तो सांस लेना मुश्किल होता है, मरीज अस्पताल भागते हैं, क्या ये भी किसी विदेशी एजेंडा का हिस्सा है? सरकार ग्लोबल रैंकिंग को झूठा बता रही है, WHO चेतावनियों को गैर जरूरी कह रही है, लेकिन भारत का हर बड़ा शहर यहाँ पर जहरीली हवा के नीचे सब दब रहा है। क्या ये कोई अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है? इन तमाम चीजों को सरकार नजरअंदाज नहीं कर सकती है, इसलिए देश के अंदर सरकार को इस बड़े मसले पर जल्द से जल्द सोचना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए एक वार्निंग है। तो ये थी आज की खबरें। कल शाम 7:30 बजे फिर हाजिर होंगी अगली खबरों के साथ। अगर आपको आज की खबर अच्छी लगी, जानकारी भरी लगी, तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से शेयर कर ले। कल तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट।